हेलो गाइस, दिस इज़ मी ऋषभ राज, अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट फ्रॉम बिट्स पिलानी। और आज की वीडियो है फाइनली जो स्ट्रेटजी वीडियो मैं लाने वाला था वो आ गई है। एंड दिस इज़ स्ट्रेटजी वीडियो। फर्स्ट वीडियो विल बी केमिस्ट्री। सो अगर हम बात करें केमिस्ट्री की तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट्स आइदर इन जेई मेन, जेई एडवांस्ड और बिटसैट। और जो भी लोग एग्ज़ाम देते हैं वो हमेशा केमिस्ट्री सब्जेक्ट पे ज़रूर बैंक करते हैं अपने नंबर के लिए। सो वी विल स्टार्ट विथ केमिस्ट्री। सो अगर मैं बात करूँ सबसे पहले इन जनरल बिटसैट की, तो हमारा एम है कि 300 प्लस स्कोर हमारा ज़रूर आए, बिट्स पिलानी में हमारी एंट्री बिल्कुल सेफ हो जाए। ओके, सो द थिंग इज़ people consider 300 plus as really hard, but if you see this number right now जो राइट कॉर्नर में डाउन में दिया हुआ है, अगर आप केमिस्ट्री में 100 में 120 लाते हैं, सॉरी 120 में 100 लाते हैं, which is not that hard because chemistry is primarily based on formulas and NCERT and basic concepts जो मैं आगे डिस्कस करूँगा ही। और मैथ्स प्लस फिजिक्स में मान के चलता हूँ कि आप 150 लाते हैं 255 में। ओके, एंड देन इन इंग्लिश प्लस रीजनिंग you bring 50 out of 75 which is also pretty easy। तो ये सब मिल के टोटल मार्क्स हो जाता है 450 और आपके मार्क्स हो जाते हैं 300। और बोनस क्वेश्चंस को हम लोग कंसिडर भी नहीं कर रहे हैं फ़िलहाल। तो आप देख सकते हैं कि 100, 150 और 50 मिल के हो जाता है 300 ईजीली, और इससे आप बहुत ज़्यादा ला सकते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट स्पेसिफिकली अबाउट केमिस्ट्री। तो वी विल स्टार्ट विथ फिजिकल केमिस्ट्री। तो व्हाट विल डू इज़ दैट आई विल बी टेलिंग यू कि कौन से चैप्टर्स का सबसे ज़्यादा हाई वेटेज होता है और कौन से चैप्टर्स में एफर्ट कम लगता है पर उसका रिटर्न बहुत ज़्यादा होता है, विच इज़ और ये चैप्टर्स होते हैं जिस पे हम लोग को सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, बिकॉज ये वो चैप्टर जिसमें एफर्ट कम लग के आपको ज़्यादा नंबर मिलेंगे। जैसे लेट स्टार्ट, ये सब ब्रीफिंग हो गई थे। तो हमारा एम है कि हमें 100 प्लस लाना है केमिस्ट्री में, एंड विल स्टार्ट विथ फिजिकल केमिस्ट्री। तो यार फिजिकल केमिस्ट्री के आई वुड से 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स 11, 12 कंबाइन करके वो है थर्मोडायनामिक्स, इक्विलिब्रियम और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो ये तीनों चैप्टर आई वुड से बहुत ही बड़े चैप्टर भी हैं, इतना आसान नहीं है। अगर आप एनसीईआरटी भी कंसिडर करें तो ये तीनों चैप्टर आई गेस बड़े हैं। आई वुड नॉट से दीज आर बेसिक्स, आई वुड से दीज आर पिलर्स। मतलब इनसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2 क्वेश्चन आने का भी। और आप एक बात तो समझ के रखिए, केमिस्ट्री से हर चैप्टर से क्वेश्चन आ सकते हैं, बिकॉज बिटसैट हैज़ 40 क्वेश्चन। इसके पास 30 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन नहीं है जो वेटेज का हम लोग को ज़्यादा बात करना चाहिए, बिकॉज एवरी चैप्टर का यहाँ पे डिसेंट वेटेज होने वाला है। तो अगर हम बात करें आपको अप्रोच कैसे करना है, तो आई वुड से थर्मोडायनामिक्स, इक्विलिब्रियम और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 3 ऐसे चैप्टर हैं जो आप जब उसको शुरुआती फेज़ में पढ़ रहे थे 11 में या 12 में, अगर आपने उस समय उसको अच्छे से ग्रैस्प कर लिया तो यू हैव एन एज ओवर अदर्स। क्योंकि लास्ट मोमेंट पे 50-60 डेज भी बहुत है आई वुड से, बट फिर भी लास्ट मोमेंट पे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इनको ग्रैस्प करना। बट अगर आपको कंट्रोल है तो आई वुड से यू शुड डेफिनेटली सॉल्व क्वेश्चंस फ्रॉम अरिहंत्स बुक, और यू कैन सॉल्व क्वेश्चंस फ्रॉम जेईमेन PYQs। दैट्स ऑल्सो अ ग्रेट सोर्स। जिनका ये चैप्टर वीक है तो मैं उनको बोलूँगा कि आप बहुत ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, आप बस एनसीईआरटी से एक बार गो थ्रू कर लीजिए और बेसिक फार्मूलाज देख लीजिए। स्पेशली थर्मोडायनामिक्स के थर्मोकेमिस्ट्री वाला पार्ट का फार्मूला ज़रूर देख लेना, और साथ में थर्मोकेमिस्ट्री में जो वो डेफिनेशंस होते हैं, हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ एक्सेट्रा, हीट ऑफ सब्लिमेशन एक्सेट्रा, वो सब भी देख लेना और उसमें नोट कर लेना कि कौन सा 1 मोल के लिए है, कौन सा हीट करते समय एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए, कौन सा एंडोथर्मिक। मतलब डेफिनेशन पे थोड़ा ध्यान देना, कभी कभी घुमा के पूछ देता है। ओके, सो वी हैव स्टार्टेड विद फिजिकल केमिस्ट्री। ये 3 ऐसे चैप्टर हैं जो आप लास्ट मोमेंट पे आई वोंट से कि आप बहुत ज़्यादा इस पर ध्यान दीजिए। अगर आपके पहले से अच्छे हैं देन वेल एंड गुड। ओके, आगे बढ़ते हुए अगर हम बात करें फिजिकल केमिस्ट्री में मोल कंसेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर और गैसीय स्टेट की, तो ये 3 ऐसे चैप्टर हैं जो बहुत ज़्यादा फार्मूला बेस्ड हैं और बहुत ज़्यादा बेसिक भी है। ये हम लोग को स्टार्टिंग में 11th में पढ़ाया जाता है, एंड आई वुड से कि आपको ज़रूर इतना आइडिया तो होगा इन चैप्टर्स का कि ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो आपको। आई वुड से आगे बढ़ते हुए मैं ये कह सकता हूँ कि मोल कंसेप्ट में आई वुड स्पेसिफिकली से कि बहुत ज़्यादा एन फैक्टर पे, बहुत ज़्यादा स्टोइक्योमेट्री पे फोकस नहीं करना है। बेसिक मोल कंसेप्ट ओके, वो आपको आना चाहिए, स्पेशली बिटसैट के लिए जो मैं बोल रहा हूँ। यू डोंट नीड टू नो ऑल द मेथड्स ऑफ एन फैक्टर, मतलब कोचिंग के नोट्स की तरह नहीं, एनसीईआरटी से हल्का एडवांस बढ़ जाना है, उससे काम चल जाता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर के सिर्फ आपको फार्मूलेज ध्यान में, सारे फार्मूलेज होने चाहिए, और गैसीय स्टेट का भी सारा फार्मूला आपको पता होना चाहिए।
गैसीय स्टेट और सॉलिड स्टेट भी, उसका भी फार्मूला से काम हो जाता है। ओके, सो इसमें बहुत ज़्यादा नहीं करना है आपको, बस किसी एक अच्छी कोचिंग का नोट्स हो तो काम चल जाता है, नहीं भी हो तो फॉर्मूलेज कहीं से भी जुगाड़ कर लो, उससे काम चल जाता है। और फ्रेंड्स अभी मैं जो बता रहा हूँ, मैं आपको हर चैप्टर के बारे में बता रहा हूँ कि इस चैप्टर को ऐसे अप्रोच करना है, इस चैप्टर को वैसे अप्रोच करना है। तो अभी मैं बस ये बता रहा हूँ, एज सुन एज फिजिकल केमिस्ट्री के सारे चैप्टर्स खत्म हो गए तो मैं आपको बताऊंगा कि फर्स्ट में आपको किस चैप्टर को पढ़ना है, सेकंड में आपको किस चैप्टर को पढ़ना है, और किस तरह से एक प्लान बनाना है जो बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा आपको। ओके, हाँ, तो अब 3 चैप्टर जो मेरे में लिखे हुए हैं वो है सरफेस केमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स और सॉल्यूशन। अगेन आई वुड से केमिकल काइनेटिक्स और सॉल्यूशन ईजियर चैप्टर्स हैं एंड दे डू नॉट रिक्वायर अ लॉट ऑफ एफर्ट। आई वुड से NCERT इज़ एनफ फॉर देम। ओके, NCERT से थोड़ा आगे बढ़ना है तो बढ़ सकते हैं। केमिकल काइनेटिक्स के बारे में कोचिंग में बहुत ज़्यादा चीज़ बता दिया जाता है, उतना पे ध्यान नहीं देना है। प्लीज़ स्टिक टू द सिलेबस एंड स्टिक टू JEE and PYQs, उससे भी काम चल जाएगा। केमिकल काइनेटिक्स में जनरली 0 ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर से क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा डेविएट नहीं करता है उनसे वो, और थोड़ा मोड़ा रेडियो एक्टिविटी का, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। एंड अगर मैं बात करूँ सरफेस केमिस्ट्री की, तो सरफेस केमिस्ट्री आई वुड रिकमेंड कि आप सबसे लास्ट में पढ़ना, मतलब 15 डेज़ बाकी हों एग्ज़ाम के तो उस समय स्टार्ट करना। हर दिन अगर 1 घंटा भी दोगे तो आई गेस सरफेस केमिस्ट्री हो जाएगा। और ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि सरफेस केमिस्ट्री का बहुत ज़्यादा वेटेज भी नहीं है और ये 2-3 साल में एक बार आता है, बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चंस नहीं देखने मिलते हैं, बट फिर भी सरप्राइज़ करने के लिए दिया जा सकता है क्वेश्चंस, तो सब कुछ कवर करना ज़रूरी हो जाता है केमिस्ट्री में। सो अगर हम लोग पूरे फिजिकल केमिस्ट्री को कंसिडर करें एक साथ तो ऐसा बोल सकते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री उतना ज़्यादा टफ नहीं है। थोड़ा सा क्लास 11 रिलेटिवली टफ़र है, बट बिटसेट के लिए आई वुड से बहुत ज़्यादा टफ है। आप अगर NCERT से स्टिक करते हैं और उसके बाद फिर थोड़ा सा एडवांस्ड इक्विलिब्रियम, थर्मो और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए कोचिंग के नोट्स या फिर थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेते हैं सारे फार्मूलेज का, तो दैट वुड बी एनफ। मोल कंसेप्ट, एटॉमिक, गैसियस और सॉलिड स्टेट, इनमें भी आपको बस फार्मूलेज देखने हैं एंड आई वुड प्रेफर कि आप उनसे स्टार्ट करें, जल्दी जल्दी से सारे फार्मूलेज वगैरह देख लें, मतलब जितना कम टाइम हो उतना डिवोट करें, और फिर इक्विलिब्रियम, थर्मो और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को थोड़ा ज़्यादा टाइम डिवोट करें, जैसी आपकी प्रिपरेशन है उस हिसाब से मैनेज करें। और अगर फिर क्लास 12 फिजिकल केमिस्ट्री अगेन आई वुडेंट से बहुत ज़्यादा टफ है, उसको भी आप जल्दी जल्दी निपटा सकते हैं। और हाँ, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा थ्योरी अवेलेबल नहीं है, लाइक कोचिंग नोट्स वगैरह नहीं है, तो आई वुड से कि आप किसी अच्छी बुक फिजिकल केमिस्ट्री के, लाइक आई वुड से RC मुखर्जी शायद, उससे काम चल जाएगा आपका। उसको एक बार एग्जाम्पल्स देख लेना है एंड देन, बट सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज बिटसेट में आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने आना चाहिए। एंड लास्टली सरफेस केमिस्ट्री आई वुड से इज़ प्योरली लाइक इनऑर्गेनिक, तो उसको आप उसी तरह से डील करें। एंड एट लास्ट, क्योंकि जब आपको लगे कि ज़्यादा कुछ नहीं बाकी है, देन यू शुड गो टू सरफेस केमिस्ट्री, बिकॉज एक चीज़ तो क्लियर है, उससे एक से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आने वाला है। ओके, सो व्हेन वी टॉक अबाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो मैं आपको सीधे बताते जाऊँगा। जैसा कि ऑब्वियस है, वी स्टार्ट एवरी टाइम विद GOC एंड आइसोमेरिज्म। GOC इज़ बेसिक है ये बिल्कुल ऑर्गेनिक का, बट आई वुड से GOC एंड आइसोमेरिज्म कोचिंग्स में ऐसा पढ़ाया जाता है जैसे बिल्कुल एडवांस लेवल का, एंड उतना ज़्यादा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं होता है। आई वुड से GOC आपको बेसिक पता होना चाहिए, ज़्यादा डीप जाने में बिल्कुल नहीं बोलूँगा, और आइसोमेरिज्म तो आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, हल्का फुल्का बस बेसिक आना चाहिए। ओके, ऐसा ना हो कि आपको कुछ ना आता हो, बट इट्स नॉट, ऐसा नहीं है कि आपको सब कुछ ट्रांसफॉर्म करने आना चाहिए, सारा टाइप का आइसोमर्स पता होना चाहिए, बेसिक आपको पता होना चाहिए। जितना आई वुड से NCERT में दिया है उतना से काम चल जाता है बिटसेट के लिए। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट हाइड्रोकार्बन, तो अभी से मैं जो सबसे पहले बोलूँगा कि आप सबसे पहले NCERT के जितने भी इक्वेशंस है वो सारे ज़रूर हो जाने चाहिए। हर बात पे मैं NCERT ला रहा हूँ केमिस्ट्री में, बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ द बाइबल ऑफ कम्पिटिटिव एग्जाम्स। ये हम लोग रियलाइज़ नहीं करते हैं, जब हम लोग पहले पढ़ते हैं तो हम लोग MS चौहान, हम लोग सोलोमॉन्स वगैरह बुक्स देखते रहते हैं, बट एट द लास्ट व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ NCERT। आपको NCERT के सारे इक्वेशंस तो पता होना ही चाहिए, उसके बाद आप जाइए अपने कोचिंग के नोट्स पे। और ऑर्गेनिक के लिए मैं प्रेफर करूँगा कि आपके पास अगर एक अच्छा कोचिंग का नोट्स हो तो दैट्स गुड, क्योंकि फिर आपको कोई बुक पे भागने की ज़रूरत नहीं है। एंड आई कांट से विच बुक इज़ बेटर, बिकॉज आई हैव नॉट रेड फ्रॉम एनी बुक, आई रेड फ्रॉम NCERT एंड कोचिंग नोट्स, और उससे काम चल जाता है, बहुत अच्छे से चल जाता है। और आपको थोड़ा सा भी प्रैक्टिस करना है तो आई वुड से कि आप PYQs बनाइए। इस टाइम पे PYQs बनाना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उतना ज़्यादा टाइम होगा नहीं आपके पास कि आप बुक्स सॉल्व करें लेवल 1 लेवल 2, आप PYQs बनाइए, या फिर आप ऐसा कीजिए कि आप
रिवीजन मॉड्यूल्स ऐसा कुछ आता है तो वो सब यूज़ कीजिए, बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा आपको फ़िलहाल। और हाँ, आई वुड से कि नेम्ड रिएक्शंस भी ध्यान देना इसमें, इसीलिए भी कोचिंग का नोट्स इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज उसमें हर कुछ एक तरीके से दिया रहता है। नेम्ड रिएक्शंस भी बिटसेट में आते हैं। प्लीज़ बिटसेट का सिलेबस ज़रूर डाउनलोड कर लेना और उसको एक बार ज़रूर अच्छे से देख लेना, वो भी बहुत ज़रूरी है। तो आई वुड से ऑन अ होल आई वुड से कि जीओसी एंड आइसोमेरिज्म पे कम ध्यान देना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, और वो आगे कवर होते भी जाएंगे जैसे ही तुम लोग हाइड्रोकार्बन्स और फंक्शनल ग्रुप्स, सारे फंक्शनल ग्रुप्स देखोगे तो वो काम आते जाएंगे। और साइड बाय साइड एनसीईआरटी देखते जाना। एनसीईआरटी के सारे रिएक्शन आर मस्ट। ओके, सबसे पहले तुम्हारा फर्स्ट एम होना चाहिए कि तुमको एनसीईआरटी के सारे रिएक्शन अच्छे से याद है, सारे रिएजेंट अच्छे से याद है। लिख लिख के करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, उससे तुम्हारा आधा काम हो जाएगा। और फिर जब तुमको लगे कि नहीं एनसीईआरटी का सब कुछ हो चुका है, सारे रिएक्शन मेरे को आते हैं, तो कोचिंग का नोट्स ले लो और फिर देखते जाओ कि जो सिलेबस में है। हाँ, ये भी बहुत ज़रूरी है, सारे रिएक्शंस जो कोचिंग नोट्स में होते हैं वो सिलेबस में नहीं होते हैं। आपको सेग्रीगेट करना बहुत अच्छे से आना चाहिए, तो वो आप सेग्रीगेट कर लेना सिलेबस को यूज़ करके। सिलेबस बहुत ज़रूरी है, उसको यूज़ करके जो जो सिलेबस में रिएक्शन है बस उतना ही स्टडी करना। और जो भी रिएक्शन स्टडी करोगे तुमको अच्छे से याद होना चाहिए कौन से रिएजेंट्स हैं और क्या प्रोडक्ट है, क्या रिएक्टेंट है, क्या एक्स्ट्रा प्रोडक्ट क्या बनता है, वो सब चीज़ पता होना चाहिए, क्योंकि वही सब क्वेश्चंस आने वाले हैं। बहुत ज़्यादा घुमा के क्वेश्चंस वो लोग नहीं पूछेंगे 1 मिनट में बनने के लिए। एंड नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, पॉलीमर और बायोमोलिक्यूल्स, ये दोनों ऐसे चैप्टर हैं जो बहुत लोग नेगलेक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा लोग नेगलेक्ट करते हैं, पर ये बहुत ही आसान चैप्टर्स है दोनों। एंड यू जस्ट हैव टू डू एनसीईआरटी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, कुछ मत करना प्लीज़। पॉलीमर और बायोमोलिक्यूल्स बस एनसीईआरटी करके जाना, तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा। तो कुछ चैप्टर्स हैं ऐसे जैसे पॉलीमर है, बायोमोलिक्यूल्स है, और इन जनरल जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इनको आपको रोज़ थोड़ा थोड़ा अगर आप 1 घंटा भी देते जाएंगे, 1-2 घंटा, तो दैट वुड बी इनफ। अगर आप दिन में 10 घंटे पढ़ाई करते हैं तो आप सोचते हैं कि नहीं यार 3 घंटा मेरे को 4 घंटा केमिस्ट्री में देना है, 3 से 4 घंटा, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आई वुड से 1 घंटा इनऑर्गेनिक पर डे रिवाइज़ करना चाहिए। जो भी आपको याद होते जा रहा है उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। एट लास्ट आपके ऊपर वो लोड नहीं रहेगा कि मेरे को याद नहीं है, या मेरे को मतलब ऐसा बहुत बार होता है कि हम लोग एक बार पढ़ के उसको छोड़ देते हैं और फिर लास्ट में ऐसा हम लोग रियलाइज़ करते हैं कि सब कुछ अच्छे से याद नहीं है। तो वो आपको नहीं होगा अगर आप पर डे थोड़ा थोड़ा करते जाएंगे और पुराना भी रिवाइज़ करते जाएंगे। तो ऐसा करो जैसे अगर आज तुमने मेटलर्जी पढ़ा तो ठीक है, मेटलर्जी कर लिया, अब अगले दिन तुम मेटलर्जी पहले थोड़ा सा जल्दी जल्दी देख लो और उसके बाद फिर अगले टॉपिक में जाओ। मतलब 1 घंटा अगर इनऑर्गेनिक को दे रहे हो तो 10 मिनट पुराना रिवाइज़ कर लो, और हफ्ते में 1 दिन दो, जब तुम पूरे हफ्ते में जितना भी इनऑर्गेनिक तुमने पढ़ा है सबको तुम रिवाइज़ करोगे। ओके, और एवरीडे लाइफ की अगर हम बात करें तो एवरीडे लाइफ एक बहुत ही अजीब चैप्टर है। वुड से कि बहुत ज़्यादा आसान है इसको हर कुछ याद करना, स्ट्रक्चर्स वगैरह। तो आई वुड से धीरे धीरे करके पहले कोशिश करना कि थ्योरी हो जाए, क्योंकि एवरीडे लाइफ का जेईई मेन में अचानक से 2020 में बहुत सारे क्वेश्चंस आने लगे थे, तो इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि एवरीडे लाइफ भी देख लेना। मतलब इसको तो मैंने खुद नेगलेक्ट किया था, बट आजकल इसका अचानक से इम्पैक्ट बढ़ा है, मेनली इसलिए क्योंकि ज़्यादातर लोग नेगलेक्ट करते हैं, इसलिए बिटसैट या जेईई मेन वाले हम लोग को फंसाना चाहते हैं इस तरह से। तो आप इसमें मत फंसना और थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना, हो जाएगा बढ़िया से। ओके, नाउ वी हैव एंटर्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले बात करें केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ का आई वॉन्ट से कोई भी डायरेक्ट क्वेश्चन आने वाला है। केमिकल बॉन्डिंग की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आएंगे, और ये बेसिक है, बिल्कुल आना चाहिए। हाइब्रिडाइजेशन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीथिंग, आप जहाँ भी देखें। और इसके लिए आई वॉन्ट से कि एनसीईआरटी इज़ इनफ। मैं चाहूँगा कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो केमिकल बॉन्डिंग में, और उसके लिए आप थोड़ा सा टाइम अभी भी दे सकते हैं केमिकल बॉन्डिंग को। अगर आपका वीक है तो प्लीज़ उसको ध्यान दीजिए, उसको थोड़ा अच्छा कर लीजिए। बहुत एडवांस में नहीं जाना है बिटसेट के लिए, आपको बस बेसिक हर चीज़ का आना चाहिए जो भी सिलेबस में दिया हुआ है, बिकॉज इट विल हेल्प यू थ्रू आउट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एंड देन आई वुड सजेस्ट कि जब आपका केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ बेसिक हो जाए तो क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व कर लेना केमिकल बॉन्डिंग का। और फिर आई वुड से कि बहुत लोग ब्लॉक केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, बट आई वुड से इसके बाद आप मेटलर्जी और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जाना। मेटलर्जी क्या है कि मेटलर्जी छोटा चैप्टर है, और अगर आप एनसीईआरटी से करो तो एनफ है, तो उससे मस्त हो जाता है एनसीईआरटी से। आप बिल्कुल उसको रीडिंग मारते रहिए थोड़ा थोड़ा तो। और मेटलर्जी से 1 क्वेश्चन आना ज़रूर है, आई थिंक 1 क्वेश्चन तो ज़रूर आएगा किसी ना, कभी कभी सिर्फ जो स्टार्टिंग में टेबल दिया हुआ है ओर के नाम्स का
और मतलब कौन सा और किस कंपाउंड का होता है, उससे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो आई वुड से मेटलर्जी पे ज़रूर ध्यान देना। और उसके बाद फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है अपना, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर से 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, जो स्पिन, मैग्नेटिक मोमेंट वगैरह वाले जो क्वेश्चन होते हैं फार्मूला बेस्ड, और आपको इसका लिखने आना चाहिए कन्फिग्रेशन, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई वुड से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए थोड़ा सा आपको डी और एफ ब्लॉक चाहिए, तो हल्का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का आइडिया रखना। आई वुड से बिल्कुल डाइव कर जाओ डी एंड एफ ब्लॉक में, उसके बाद ही कोऑर्डिनेशन हो पाएगा, ऐसा नहीं है। कोऑर्डिनेशन थोड़ा सा अलग है। तो आई वुड से सबसे पहले आप केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ कीजिए, और उसके बाद फिर मेटलर्जी और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कीजिए, और उसके बाद फिर ब्लॉक केमिस्ट्री में जाइए, और ब्लॉक केमिस्ट्री में भी पी ब्लॉक पे जाइए, बिकॉज पी ब्लॉक भी बिल्कुल एनसीईआरटी से कीजिए, कहीं और देखने का ज़रूरत नहीं है। एनसीईआरटी इज़ मोर देन एनफ। और आपको क्वेश्चंस भी अगर इनऑर्गेनिक के बनाने हैं तो आप, होता है ना, एक बार बस ऊपर देख सकते हैं कि एनसीईआरटी के पीछे क्या क्वेश्चंस है, या फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का हेल्प ले सकते हैं, बहुत लोग उसका हेल्प लेते हैं। एंड फाइनली यू मस्ट सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, क्योंकि कभी कभी जेईई मेन के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूज़ कर लेना, कभी कभी क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं, तो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर एस ब्लॉक और डी एंड एफ ब्लॉक पे जाना, बिकॉज आई थिंक दीज आर ओवर रेटेड चैप्टर्स। एस ब्लॉक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, आई गेस अब तो क्वेश्चन आना बंद भी हो चुका है, बिकॉज इसमें बहुत कुछ है नहीं, बट फिर भी बेसिक आइडिया हर ब्लॉक का होना चाहिए ताकि आपको इनऑर्गेनिक समझ में आती रहे, वो ज़रूर रखना। बट ऐसा नहीं कि पूरा अच्छे से करने बैठ जाना, पहले पी ब्लॉक करना, फिर एस ब्लॉक और डी और एफ ब्लॉक करना, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वगैरह भी थोड़ा रट लेना डी एंड एफ ब्लॉक का, क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन इसी से आ जाता है कि इस एलिमेंट का क्या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, जो कि थोड़ा हार्ड है, बट अगर हर रोज़ करोगे तो काम आ जाएगा। और फिर है सॉल्ट एनालिसिस। सॉल्ट एनालिसिस आई वुड से बिट सेट के लिए अगर से प्रिपरेशन कर रहे हो तो इसको लीस्ट पे रखो, ये उन चैप्टर्स की तरह है। सॉल्ट एनालिसिस, एवरीडे लाइफ और सरफेस केमिस्ट्री, ये 3 ऐसे चैप्टर जो बिट सेट के लिए आई वुड से लीस्ट इंपॉर्टेंट है, और इस पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने का ज़रूरत नहीं है। सॉल्ट एनालिसिस में आई डोंट थिंक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, फिर भी एक क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि बिट सेट में 40 क्वेश्चन है, तो इसलिए अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो इसको देना, बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। एस ब्लॉक, टी एंड एफ ब्लॉक को भी बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, बट इन पहले 3 को बहुत ज़्यादा ध्यान देना, ये बहुत काम के चैप्टर्स हैं। और अगर थोड़ा सा बेसिक ये पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ और केमिकल बॉन्डिंग क्लियर रहता है तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी निकल जाते हैं जो बिना किसी, जो एग्जैक्टली किसी चैप्टर का नहीं आता है, सिर्फ तुम्हारा लॉजिक टेस्ट करने के लिए आता है, तो इसका भी ध्यान देना। सो फाइनली आई वुड से कि केमिस्ट्री के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको एनसीईआरटी पे पूरा ध्यान रहना चाहिए, और एनसीईआरटी आपका बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए। और अगर आपको क्वेश्चन बनाना है तो आई वुड सजेस्ट कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ जेईई मेन, और या फिर अगर कुछ क्वेश्चन बैंक आपको कहीं से मिलता है बिट सेट का, आई डोंट थिंक मिलने वाला है, तो जेईई मेन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में जो क्वेश्चन रहते हैं वो आपके काम आ जाएंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए भी। और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आई वुड से कि आप लेवल 1 वाले क्वेश्चंस बना सकते हैं एन अवस्थी के, बट आई वुडेंट रिकमेंड दैट। लेवल 1 वाले क्वेश्चंस बना सकते हैं, या फिर एग्जाम्पल्स देख सकते हैं किसी अच्छे बुक से, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बना सकते हैं, दैट वुड बी द बेस्ट। एंड यू मस्ट हैव कंट्रोल ओवर एनसीईआरटी, तो आई डोंट थिंक कि 100+ लाना ज़्यादा हार्ड है। तो अगर आप हर दिन 3 घंटे देने चाह रहे हैं केमिस्ट्री को, तो जैसे ऑर्डर्स में बताए गए हैं सब्जेक्ट्स, उस ऑर्डर को फॉलो कीजिए, और हर दिन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जरूर दीजिए 1 घंटा कम से कम। और उसमें अगर जैसे 50 मिनट अगर आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है, नया कुछ टॉपिक पढ़िए, और 10 मिनट पुराना ज़रूर रिवाइज़ कीजिए। इट डिपेंड्स ऑन कि आपका पढ़ने का स्टाइल कैसा है, एक दिन आप पूरा केमिस्ट्री को देने वाले हैं, या फिर एक दिन में 3 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन यू, और उस हिसाब से आप मैनेज कीजिए, ओके। और एक हफ्ते में एक दिन ज़रूर ऐसा दीजिए जब पूरा जितना भी आपने हफ्ता भर पढ़ा है उतना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप फिर से रिवाइज कर लें, और एक दिन मॉक टेस्ट भी ज़रूर देना है। इतना से आपका अच्छा खासा हो जाना चाहिए, आई गेस 100+ तो ईजिली आ जाना चाहिए इससे। और अगर आपका एनसीईआरटी पूरा कंट्रोल है तो 120 में 120 भी आ सकता है। सो दैट इज़ इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।